हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ पीएम सर के आदेश का पालन करिए, लॉकडाउन में घर से ही मेहनत करिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। I left for New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत के लिए जा रहा था। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। अब वो रास्ता कहां से जा रहा था? जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर, जो उठा हुआ भाग होता है, पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी की छावनी थी। मतलब ऐसी जगह से मेरी जो ट्रेन थी वो जा रही थी। द ट्रेन वॉज स्लो। रेलगाड़ी बहुत धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, या लगभग सभी स्टेशंस पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वेंग अपॉन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। हर बार रुकने पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर है आ गर्ल विद बास्केट, रिटन बाय A.G. गार्डनर। एग्जैक्टली। तो सब लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, नोट्स बनाइए, बैक जाइए, फिर से देखिए, फिर से नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीट्स, पॉटर्स, वेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म जो था वो खचाखच भरा हुआ था। किन चीजों से? सिख, हिंदू, फौजी, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरे वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी was barefoot and dressed in loose white garment। लगभग प्रत्येक लोग नंगे पैर और ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। I would ask at last 3 people before I could find one who spoke English। मैंने लगभग 3 लोगों से बातचीत किया जब तक मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिल गया। ओके। We would talk word affair and every major topic the news of the day produce। उस दिन की जो भी खबरें थीं उसके आधार पर दुनिया के मामलों में हमने हर बड़े प्रकरण पर हमने बात किया। In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation। मैं इस तरह से बातचीत करके, वैसे भी मैंने बताया था कि जब हमें किसी से बातचीत करना होता है तो हम किसी से बात करते हैं। किसी को जानना होता है तो आप 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात कर लो, कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर हो जाएगा। ओके। तो ऐसे इसी तरह क्या कह रहा है? इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार में सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। वास्तव में आ रही है ना? मैं वहाँ के लोगों के नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था कि मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह की यहाँ की शासन व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। तो A.G. गार्डनर जी इंडिया आए हुए हैं। वो नई दिल्ली से हिमालय, उसके बाद रानीखेत, मतलब ऐसे ऐसे कहीं जा रहे थे। अब कहानी किसकी है? एक छोटी सी लड़की के है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, कोचिंग बंद है, हर चीज़ बंद है। ओके, हाँ, तो आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि जब हमारी क्लास चलेगी, हम स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये ज़रूर फ़ायदा करेगा आपको। ओके, तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पैरा। आइए शुरू करते हैं आगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। दिस वॉज, मतलब यह रास्ता जो है भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्र स्तर से लगभग 4000 फीट ऊपर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय ऐसे प्रदेशों को, ऐसे स्थानों को कहते हैं जहाँ खूब गर्मी होती है, खूब बरसात होती है, खूब सर्दी होती है, जैसे हम लोग के यहाँ। ओके, द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरी रेत वाली, सोलोन विद फ्लड वाटर्स। गंगा भूरी रेत वाली, बाढ़ के पानी से उफान पर थी। इट ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर ऑफ राइस। जो इनके उफान का पानी, बाढ़ का पानी लगभग हजारों एकड़ की फसल पर भरा हुआ था, फसलों में भरा हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर के साइड पर, उत्तर जितने भी थे वो जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड। आदमी के सर के बराबर तक घासें थी, इतनी लंबी लंबी घासें थी। एंड अनब्रोकन एस्पेक्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों से कि अतिरिक्त कहीं टूटा था। मतलब इनका जो रिदम था घासों का, बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ों की होने की वजह से कहीं कहीं टूट गया था उसका रिदम। बाकी पूरा जंगल कैसा था? घासों से भरा हुआ था, ऊंचे ऊंचे घासों से। ओके, एवरी एल्स, हाँ नहीं, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैंथॉन्स एंड कोबरा। जो घर था किसका? शेरों का, हाथियों का, अजगरों का और काला नागों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड लैंड रनिंग टू द होराइजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रो ऑफ पाकर ट्रीज। क्या है कि इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय हर जगह, मतलब कुछ जगहों पर घासें थी, इसके सिवाय लगभग मैदान, पूरे मैदान थे। कहाँ तक? क्षितिज तक, बहुत दूर तक फैला हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर, इस पे लिखा हुआ है एंड बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रो ऑफ पाकर ट्री। लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बरगद या वृक्ष या पाकड़ के पेड़ की पंक्तियां थी। Shaped like elms having thick twisted trunk, जो एल्म वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष होता है, एल्म वृक्ष की भांति था, जिसके तने मोटे हुए और मुड़े हुए थे। ओके, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से नर्मगर हवाएं अंदर को बह रही थी उन ट्रेन में। मंकीज, सम ऑफ देम मदर विद बेबीज क्लिंगिंग देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। उसमें से कुछ बंदर थे, जिसमें कुछ बंदरियां थी जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी और जो नीचे लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो नीचे लटक रहे थे। स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और वे वृक्षों की टहनियों से वो इधर उधर लटक रहे थे और भोजन की तलाश कर रहे थे। ओके, द विलेज वी पास हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग। जहाँ से हम लोग गुजरते थे, उन गांवों की जो दीवारें थी वो गोबर और मिट्टियों से मिलकर बनी हुई थी। दियर पैक्ड रूफ्स वर टैच्ड, उनके ऊंची ऊंची नुकीली छतें, टैच्ड मतलब बंधी हुई थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स,
जो बांस के सरकंडों के घास के फूल कसकर बनाए गए थे, ऐसे इस तरह के छप्पर बनाए गए थे। दैट दे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स। और क्या है कि उन दिनों पर भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेल के फूलों से लदी हुई थी। कद्दू के जो पौधे थे वे फूलों से, पीले फूलों से लदी हुई थी और उन मटमैली दीवारों पर एक पीली धारियां बना रही थी। मतलब कि जो कद्दू के लताएं होती हैं उन दीवालों पर वो चढ़ रही हैं और जैसे जैसे वे लताएं गई हुई हैं वैसे वैसे वहां पर पीली धारियां बना रही हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके फिर से बैक जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको कम से कम 2-3 बार देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आगे देखिए। हाँ, आइए आगे देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरा बातचीत करने का जो सिलसिला था वह रुक गया। समझ में आ रही बात? एक स्टेशन पर मेरा बातचीत करने का सिलसिला, जो लोगों से मैं बातचीत करता था, वह रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। जैसे ही मैं उतरा, छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड ने मुझे आकर घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वेन, हाथों से बनी हुई रीड बास्केट, नरकुल से बने हुए विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जो साधारण नक्काशी वाले और बिल्कुल साधारण डिजाइन की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई। ओके, समझ रहे हैं? दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने टोकरियों को हवा में, मतलब हाई, ऊपर पकड़ा हुआ था, मतलब अपने सर पर रखा हुआ था। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम था वे क्या चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, क्या है कि टोकरियों को ऊपर रखे हुए जो शब्द वे चिल्ला रहे थे उनको मैं समझ तो नहीं पा रहा था, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही थी, अभिव्यक्ति हो रही थी कि वे इन टोकरियों को सर पर रखकर क्या चीज चिल्ला रहे हैं। मतलब विलियम सी डगलस जी को बिल्कुल आभास हो गया, ये जो बच्चे हैं मलिन वस्तियों के, अपने सर पर टोकरी रखकर कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब वे जान गए हैं कि ये इसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, आइए आगे देखते हैं। हाँ, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थियों के बच्चे हैं। When partition between India and Pakistan were decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो लाखों लाखों लोगों ने अपने पुराने घर को छोड़ दिया और नए घर की तलाश किए या नए घर खोजे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, ड्राइवन बाय द मतलब डर से, किसकी डर से? फियर ऑफ रिलीजन फैंटासिज्म, धार्मिक कट्टरता की डर से वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। कहीं उनका धर्म जो है वह परिवर्तन ना कर दिया जाए, परिवर्तित ना कर दिया जाए वहां के दुष्ट मुसलमानों के द्वारा। ओके, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत किया था तब वे बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अपने लंबे रास्तों के साथ साथ जैसे जैसे उनका रास्ता लंबा होता गया वैसे वैसे वे और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड, वे अपने साथ जो भी ले सकते थे उन्होंने सब कुछ लिया। वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ रहन सहन के कपड़े, जैसे कपड़े पहनने के लिए कपड़े, बिछाने के लिए बिस्तर। ओके, सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वे उनका खाना खत्म हो गया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका खाना खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और जल्दी ही अ फ्यू डेज
आफ्टर दे स्टार्टेड, और उनके यात्रा शुरुआत करने के कुछ समय बाद ही दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए। बाय द वे साइड, वहीं रास्ते के बगल, मतलब वहीं रास्ते के बगल में ही गिरना प्रारंभ हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की वजह से वे गिरना प्रारंभ हो गए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहां पर वे गिरते वहीं पर मर जाते थे। ये हाल था उन शरणार्थियों का जो पाकिस्तान से भागकर भारत को आए थे। बात समझ में आ रही है ना? जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, तब ये लोग भागकर भारत आए थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, ये जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे ये शरणार्थियों के पुत्र एवं पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे और उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो गए थे। सिटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और बिल्कुल साधारण चीजें बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, वो अपने रहन सहन की, वो अपने मतलब वो जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट, उस बाजार में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पूरी तरीके से भरा हुआ था। वे और उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी दुकानें लगाकर, साधारण वस्तुएं बनाकर, वे पहले से भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपने रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस सेड दैट लाइंड इन द स्ट्रीट, वे कपड़े एवं घास से बने छायादार स्थानों में रहा करते थे, जिनकी पंक्तियां गलियों में लगी हुई थी। ओके, द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी, उन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, उनको कम से कम खर्चों में जीने की आदत थी। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज फॉर द एनुअल इनकम of an agricultural family does not exceed of an average $100 a year। क्या है? एक किसान का जो परिवार था, उनकी वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे, लेस देन $2 a week। एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर, जो मजदूर होते हैं जिनको काम नहीं आता है, जो मिस्त्री के साथ लगते हैं, ओके, उनकी एक हफ्ते की कमाई कितनी थी? एक दिन की लगभग 30 सेंट और एक हफ्ते की $2 थे। देयर इज 1 मील अ डे, वहाँ पर उनका दिन भर का खाना क्या था? एन अनियन, पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, मतलब एक प्याज, रोटी का टुकड़ा और एक कटोरी दाल दूध के साथ, परहैप्स, और एक चीज़ मतलब पनीर का टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो शुगर, नो मीट, मतलब कोई चाय नहीं, कॉफ़ी, फैट, स्वीट, मीट कुछ भी नहीं। $100 इज अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। क्या बताता था? क्या बता रहा है? प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे। येट इवन द स्मॉल अमाउंट is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। जो इन लोगों से टोकरियों को खरीदने के लिए धन नहीं रखते थे, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर छोटी रकम प्राप्त करना चाहते थे। That no doubt is the reason these little children descended me like locusts। शायद यही कारण था कि ये बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। ओके, आई एम अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उस बाजार में देखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन ग्राहक शायद मैं ही था, जो मैं उनकी चीज़ों को खरीद सकता था। वो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सामान खरीद लीजिए। आगे देखिए, आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, मैंने कुछ आनों में एक टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरी टोकरी फलों के लिए उससे कुछ अधिक रुपयों में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर फॉर अ रूपी, रद्दी कागजों के लिए एक सुंदर टोकरी $1 में खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रूपी, और सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी $1 में खरीदी। अ फ्यू फैंस
कुछ पंखे फॉर एन आना, एक आने में, और टू अ पीस, या 2 आने में मैंने खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और अभी तक मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्चा किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन साउटिंग दियर वेयर्स, और क्या है, अपने अपने सौदों की आवाज़ लगाते हुए बच्चे मेरे पास से गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक किसके समान था, कैदी के समान हो गया था। कंप्लीटेड सराउंडेड, चारों तरफ के पूरे तरीके से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने डुलने में असमर्थ। द मोस्ट डिलीजेंट, एक खूबसूरत, सबसे अधिक मेहनती। एग्रेसिव वेंडोर, जो अपने सामान को खूब जोर देकर बेचने वाली। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक 9 साल की खूबसूरत बच्ची मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके हाथ में एक खूबसूरत बास्केट, टोकरी थी, हैंडल वाली एक खूबसूरत टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रूपी, वह इसके लिए 1 रुपये चाहती थी। एंड अ हाफ, मतलब वह इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए। एंड अबाउट 13 सेंट, लगभग 30 सेंट के आसपास वह पैसे चाहती थी। ओके। सी वॉज अ अर्नेस्ट प्लीडर, उसके याचना में बड़ी लगन थी, मतलब वह बहुत ही मासूमियत से उसको बोल रही थी कि प्लीज इसको आप खरीद लो। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही लड़की है जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है, आ गर्ल विद अ बास्केट। ओके। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड व्रिंग एनी हार्ट, और वह ऐसे टोन में, मतलब इस तरह उसकी याचना में इतना दर्द था कि उससे मेरा मन जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल द्रवित हो उठा कि मैंने सोचा कि मैं लाओ इसको खरीद लूं। कोई छोटा सा बच्चा अगर प्यार से बोलता है कोई चीज़, तो लगता है कि मतलब क्या बोल रहा है यार ये, मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, अब एक भी सामान लेने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और एक और अधिक सामान की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, लिखा है बैलेंसिंग माई बास्केट, मैंने दूसरे हाथ से अपने बास्केट, टोकरियों को संभालते हुए, एंड अनाज, और पंखों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, मेरे बाएं हाथ से। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, मैं अपनी कोट की दाहिने जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी चेंज निकाला, रेजगारी निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग शायद ये 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, मैंने उसको टोकरी में डाल दिया। द यंग चिल्ड्रन हैड इम्प्रोवली बिफोर मी, और नन्ही सी बालिका जो मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से खड़ी हुई थी, मैंने उसकी टोकरी में लगभग 15 सेंट डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाना चाहा। आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंड द ग्रेटिट्यूड एज द सब्स्टिट्यूट, क्या मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके स्थान पर मैं उसको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत अनुभव किया। व्हाट ऑफेंस आई गिवन, मैंने यह क्या अपराध कर बैठा। द चाइल्ड ऑफ 9, 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, 9 साल की चिथड़ी, मतलब जो कपड़ों में बिल्कुल चिथड़ी थी, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। ऑन द एज ऑफ स्टरवेशन, जो भुखमरी की कगार पर खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया। रीच्ड इनटू द पॉकेट, उसने टोकरी में हाथ डाला। एंड विद द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी हैंडेड द बैग मनी बैक टू मी, और पूरे एक संभ्रांत महिला के से पूरे गौर, मतलब उसकी तरह एक, मतलब पूरे गर्व के साथ और पूरे शान के साथ मुझे पैसे वापस कर दिए। There was only one thing I could do, मैं सिर्फ एक ही चीज
था जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। ओके, सी वेप्ट हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से दौड़ी, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेजी से वह चली गई, और यह सोचती हुई कि उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट तो हैं। बहुत ही खुश हुई होगी बच्ची, और उसके साथ साथ ये विलियम सी डगलस भी। आगे देखते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, सिर्फ यही एक कारण है जिससे मुझे भारत से प्रेम हो गया है। आई पीपल, द पीपल आई सा इन इंडिया, भारत में मैंने जितने भी लोग देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव के हों या ऊंचे पदों पर हों, बोथ हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें जीवंत भावना पाया गया, किस चीज़ का, सद्भावना एवं नागरिकता की जीवंत भावना दोनों का समावेश पाया गया। दे हैव पैशन ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के प्रति तीव्र भावना थी। द ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन सेक्युलर एंड पॉवर्टी अनएजुकेटेड इन बोथ एंड ग्रामर, वह बच्ची जो गंदे स्थानों और निर्धनता में पैदा हुई, जो व्याकरण तथा सद्भावना दोनों में अशिक्षित थी। इस पर लिखा हुआ अनएजुकेटेड इन बोथ एंड मैनर्स, ग्रामर एंड मैनर्स, जिनको व्याकरण मतलब बोलना चालना नहीं आता था, मैनर्स मतलब हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने कैसे बिहेव करते हैं, ये बिल्कुल नहीं मालूम था। हैड गिवन मी ग्लिम्प ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारत की एक जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी। बात समझ में आई? तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और उन बच्चों तक पहुंचाए जो नहीं कर रहे हैं, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा ही होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसी तरीके की इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और बीए की क्लासेस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए कि यार एक भैया हैं पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। थैंक यू।